हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? शुरू करते हैं। होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, लेकिन उसको बताने के पहले मैंने सोचा आपको इससे थोड़ा रूबरू करवा दें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब जिनको वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस नहीं पता है वो सुन लें, और मेरे ख्याल से लगभग सारे बच्चों को पता होगा। ठीक, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है। चलो देखते हैं। ठीक, तो मेन 4 टाइप्स पे हम इनको कर सकते हैं। कैसा? एक डायमेंशनल वेरिएबल्स, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी डायमेंशन होती है, और एक और कि वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन नहीं होती है ना, वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की। चलो अच्छा, डायमेंशनल वेरिएबल्स में हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, इनकी हमने डायमेंशन निकाली है, इसका मतलब इनकी डायमेंशन होती है। चलो, इनकी डायमेंशंस होती है और ये वेरिएबल्स हैं, तो ये किस में आएंगे? डायमेंशनल वेरिएबल्स में। चलो इसके बाद एग्जांपल देखते हैं, एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन एक्सेट्रा। तो ये एंगल डायमेंशनलेस होता है, मैंने बताया, और एंगल की वैल्यू भी हर बार चेंज होती है, कभी 20 थीटा, कभी 30 थीटा, है ना, 30 डिग्री या 30 रेडियन, 45 रेडियन। तो एंगल की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक, तो ये वेरिएबल है। चलो इसकी वैल्यू, ये एक वेरिएबल है, और कैसा वेरिएबल है? डायमेंशन लेस, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होती है। अब देखो कुछ कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट कुछ होते हैं जिनकी डायमेंशन होती है, और कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब इसकी डायमेंशन होती है, और ये एक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हर जगह, आप चाहे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, इसकी वैल्यू फिक्स है ना। तो ये कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू है, और ये इसकी डायमेंशन भी होती है। और कुछ वहीं पर आपके ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, जैसे पाई, है ना, पाई। तो ये तो सिर्फ एक नंबर है ना, तो इसकी डायमेंशन नहीं होती, लेकिन ये एक कांस्टेंट है। ठीक, चलो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये 4 टाइप्स थे, कोई खास ये टॉपिक नहीं है। अब जो हमारा मेन स्टार्ट होगा इस पार्ट का, वो यहाँ से एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस बोल सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमारे डायमेंशंस के मेन एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, या हम कहें कि हमारे डायमेंशन निकालने के मेन 3 यूजेस क्या है, तो देखते हैं। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन बट डायमेंशनली। ठीक है, हम लोग डायमेंशनली किसी भी इक्वेशन की, रिलेशन की हम लोग करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ठीक, टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, हम लोग किन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेन एप्लीकेशन हैं। ठीक, डायमेंशनल एनालिसिस के डायमेंशन निकालने के हमारे मेन ये 3 यूजेज हैं। ठीक, अब ये 3 मेन, अभी हम इनको एक एक करके सभी पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, और वो ये कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या होता है? तो देखो, इन एनी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म बी सेम। ठीक है, मतलब हमारी कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो उसमें जो डायमेंशंस हैं वो सभी टर्म के सेम होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस 8t। ठीक, तो ये हमारी एक फिजिकल इक्वेशन है। तो अब इसमें पहला टर्म क्या है? v, दूसरा टर्म हमारा क्या है? u, और तीसरा टर्म हमारा क्या है? 8t। अब ये नहीं बोलेंगे कि ये a तीसरा टर्म हो गया और t चौथा टर्म, ये है एक साथ, और ये बीच में प्लस से अलग हो रहा है, ये इक्वल टू से। तो हमारे इसमें टोटल कितने टर्म हैं? सिर्फ 3 टर्म है, एक ये v, एक u, और ये 8t, ये दोनों एक साथ हैं, और ये पूरा एक टर्म है। ठीक, इसमें टोटल कितने टर्म है? 3 टर्म। तो इन तीनों टर्म की डायमेंशन भी सेम होगी। देखो कैसे, v की अगर हम डायमेंशन निकालें तो एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं ना, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? हम लोग निकाल चुके हैं एल टी माइनस 1। चलो अब हम लोग अगर यू की डायमेंशन निकालें तो क्या होती है? इसकी भी डायमेंशन एल टी माइनस 1 होगी। और अगर इसकी ए टी की निकालते हैं, जो हमारा तीसरा टर्म है, इसकी भी डायमेंशन एल टी माइनस 1 होंगे। तो तीनों टर्म के एक फिजिकल रिलेशन में, फिजिकल इक्वेशन में आपकी जो जितने भी टर्म होंगे तो उनकी वैल्यू उनकी डायमेंशन सेम होगा, उन सबका डायमेंशन सेम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो, वी की डायमेंशन यू सेकेंड टर्म है, और ए टी हमारा जो थर्ड टर्म है, तो तीनों की डायमेंशन सेम है। ठीक, तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, और ये ए टी हमारा तीसरा टर्म था, यू हमारा दूसरा टर्म था, और वी हमारा पहला टर्म था। तीनों टर्म की डायमेंशंस सेम आई। चलो ठीक, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन देखेंगे वो ये वाला देखेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। इधर से स्टार्ट करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है, चेकिंग कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आपकी अगर इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर करेक्ट है, तो उसके जो LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो राइट हैंड के सभी टर्म के डायमेंशन के बराबर होगा।
ठीक, तभी वो इक्वेशन करेक्ट होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बिल्कुल मिलता जुलता सेम वही है कंसेप्ट, क्या कि सभी टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए, या LHS को जो डायमेंशन है, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने पढ़ा था कि सभी टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए। और यही है कि अगर हमें करेक्टनेस निकालनी है इक्वेशन की, तो उसमें जो LHS लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन निकलेगा वो राइट हैंड साइड के सभी टर्म, जितने टर्म होंगे आपके, जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक, तो इन तीनों टर्म में सभी की डायमेंशन सेम होगी। ठीक, जैसे हमारा कोई एक टर्म इधर है, ठीक, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी जो डायमेंशन निकली, सपोज LT निकली, तो जो फर्स्ट टर्म है इधर उसकी भी LT निकलेगी, सेकंड टर्म की भी LT निकलेगी, और थर्ड टर्म की भी LT निकलेगी। डायमेंशन L की 1 डायमेंशन निकलेगी, T की 1 निकलेगी। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में चेकिंग कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन डायमेंशनली। ठीक है, तो हमारा ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, कि हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाती है तो आपको इसमें बताना होगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, लेकिन आप डायमेंशनली बता सकते हैं, तो डायमेंशनली आपको बताना होगा कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो करेक्ट इक्वेशन के लिए क्या है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपको जैसे कोई भी दी गई, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है, ये आप मान लीजिए आपकी इक्वेशन है। तो इसमें ये फर्स्ट जो टर्म है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका जो डायमेंशन होगा, और राइट हैंड साइड में हर एक टर्म का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। मतलब राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म दिए गए हैं तो उन सबके डायमेंशन सेम होंगे। मतलब सेकेंड टर्म का डायमेंशन, थर्ड टर्म का डायमेंशन, फोर्थ टर्म का डायमेंशन इनका सेम होगा, और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन है उसके भी सेम होगा। जो डायमेंशन इधर होगा वही हर एक टर्म में राइट हैंड साइड में भी होगा, तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी डायमेंशनली। ठीक, चलो जैसे एग्जांपल देखते हैं। हमें दी गई है इक्वेशन v इक्वल टू ut प्लस AT। ठीक, तो हमें बताना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, और हम डायमेंशनली बता सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो डायमेंशनली बताना है। तो अब करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि जो हमारी ut, ये जो हमारा सेकंड टर्म है, और AT ये हमारा थर्ड टर्म है, तो राइट हैंड साइड में हर एक टर्म के डायमेंशन, मतलब ut के डायमेंशन और AT के डायमेंशन दोनों सेम होने चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन के सेम होना चाहिए। मतलब इन तीनों की डायमेंशन एक ही आनी चाहिए, ये जितने टर्म्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया गया है और राइट हैंड साइड में हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आना चाहिए। तो जैसे ये दिया गया है v इक्वल टू ut प्लस AT। चलो ठीक, तो हमने v की डायमेंशन निकाला, v आपका, ठीक, हमने v की डायमेंशन निकाला, v है आपका वेलोसिटी। ठीक, तो हमने v की डायमेंशन निकाला LT माइनस 1। इसके बाद हमने ut की डायमेंशन निकाला, तो ut की डायमेंशन LT नहीं L होगी सिर्फ, ठीक, L होगी, क्योंकि ये वो आपकी हो गई वेलोसिटी और t आपका टाइम, तो LT माइनस 1, और ये एक ut है तो एक t और, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1, t है हट जाएगा, सिर्फ L, इसकी डायमेंशन L की डायमेंशन 1 आ जाएगी। ठीक, तो आपका इसमें सिर्फ L है, t नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है L, ठीक है, ut की डायमेंशन आ गई L, और AT जो है थर्ड टर्म हमारा, उसकी डायमेंशन आ गई L की डायमेंशन 1, t की डायमेंशन माइनस 1। तो ये हमारी डायमेंशन आ चुकी हैं। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है ये है, ठीक, और राइट हैंड साइड में हर एक टर्म की डायमेंशन के सेम होनी चाहिए। अब ये LT माइनस 1 है, ठीक, L की डायमेंशन 1, T की डायमेंशन माइनस 1, तो UT है इसकी डायमेंशन LT माइनस 1 होना चाहिए, और AT इसकी भी डायमेंशन LT माइनस 1 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में हर एक टर्म की सेम होना चाहिए, लेकिन बीच वाले टर्म की अलग है ना, L की डायमेंशन 1 है इसमें सिर्फ, और T माइनस 1 सेम नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, गलत, नॉट कंसिस्टेंट या नॉट करेक्ट, बिकॉज द सेकेंड टर्म, ठीक है, जो भी आप कहें, लैंग्वेज आपके ऊपर है, आप कुछ भी लैंग्वेज लिखें, कि राइट हैंड की आपके डायमेंशन, ठीक है, अगर डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म दिए गए हैं तो उनकी डायमेंशन, और लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है आपका, उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम तो है नहीं इसमें, तो ये हमारी करेक्ट नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरह की, चेक करेक्टनेस ऑफ एन गिवन इक्वेशन, और हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें S आपका डिस्प्लेसमेंट है, U आपकी वेलोसिटी, T आपका टाइम, और A आपका एक्सेलरेशन। तो आप सबकी डायमेंशन निकाल लेंगे। पहले जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है उसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सीधे लेंथ। ठीक, तो L की डायमेंशन 1 होगी, और M और T इसमें रहेंगे, है नहीं, चलो ठीक। इसके बाद राइट हैंड साइड आप चाहें तो L की जगह इसको M की पावर 0, L की डायमेंशन 1, T की डायमेंशन 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने इसे शॉर्ट में सिर्फ L है इसमें, तो L लिख दिया। चलो ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो S की हम लोगों ने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले की। अब राइट हैंड साइड वाले की सभी टर्म की निकालें, तो पहले UT की निकाला, तो इसकी डायमेंशन आई हमारी L, और इसके बाद हाफ, ये तो आपका नंबर है, तो AT स्क्वायर की जब हमने डायमेंशन निकाली तो उसकी भी L की डायमेंशन 1 आई। चलो ठीक, तो ये L और L आ गया। तो अब देखो इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में L की डायमेंशन 1, ठीक, ये आ गया, और फिर जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके हर एक टर्म की डायमेंशन क्या है, L प्लस L,
तो देखो राइट हैंड साइड के सभी टर्म की डायमेंशन सेम है और वही और किसके सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है उसके भी सेम है। तो ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, करेक्ट। ये सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बिलोंग करता है। तो ये हमारी डायमेंशन कैसी है, सही है। अब हम देखते हैं इस ये जो हमने अभी एप्लीकेशन पढ़ा, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का ये जो हमने अभी एक एप्लीकेशन पढ़ा, तो इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन देखो ये है कि अब हमने इस इक्वेशन जैसे हमने ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस अभी हमने हाफ ए टी स्क्वायर का हमने वो आपको बताया कि हाँ ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। तो इसमें क्या है, हम लोग ये तो बता सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड हो सकता है ये दूसरा हो और मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो इक्वेशन आपकी गलत हो। हम सिर्फ डायमेंशनली बता सकते हैं कि इक्वेशन सही है कि नहीं। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इसमें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो इसमें अगर हाफ की जगह 2 भी होगा तब भी आपकी ये इक्वेशन डायमेंशनली सही बताएगा, है ना। तब भी आप जब इसका निकालेंगे डायमेंशन निकाल के जब आप इसको चेक करेंगे तो भी ये आपकी इक्वेशन सही बताएगा। तो ये मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है और मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, इसलिए ये यही इसकी लिमिटेशन है कि इसमें ये डायमेंशनली बता सकता है ये मैं एप्लीकेशन की इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, और मैग्नीट्यूड जो है हमारा वो डिफर हो सकता है। तो ये है इसकी लिमिटेशन, ठीक है। जैसे तो इसी तरह से आपको कोई भी इक्वेशन दे देगा और आपको बताना होगा कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो आप उसको निकालेंगे तो आप डायमेंशनली बता देंगे कि हाँ ये इक्वेशन सही है कि नहीं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपके जो राइट हैंड साइड में जो जितने भी टर्म दिए गए हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए और सेम डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है उसी के भी सेम होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। तो डायमेंशन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन राइट हैंड साइड, जब ये सेम होगा तो आपकी इक्वेशन करेक्ट होगी। राइट हैंड साइड के हर एक टर्म बराबर होगा और लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है उसके भी बराबर हो। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन, क्या है इसमें, t इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट डी बाई जी। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक। और इसमें d है आपका डिस्टेंस और g है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ठीक, देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो क्या करना है, पहले जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। अब टी आपका टी है तो इसकी डायमेंशन टी की डायमेंशन 1 हो गई, बाकी आपका कुछ है नहीं, एम है ना एल है। और इसके बाद 2 आपका नंबर है, पाई आपका इसकी भी डायमेंशन लेस है ना, 2 पाई आपका डायमेंशन लेस है, 2 आपका नंबर हो गया और पाई आपका मैंने आपको अभी पढ़ाया था ये, ठीक। पाई जो है आपका ये देखिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये पाई आपका क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, मतलब इसकी डायमेंशन नहीं होती। चलो ठीक, तो अब 2 पाई की तो निकलेगी नहीं डायमेंशन, तो हम लोग निकालेंगे अंडर रूट डी बाई जी की। अब डी है आपका डिस्टेंस मतलब एल की डायमेंशन 1 और नीचे टी आपका जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी डायमेंशन होती है एल बाई टी स्क्वायर और अलग से निकाल के इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका डायमेंशन अंडर रूट टी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट टी स्क्वायर। और जब आप इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे आपकी डायमेंशन क्या है इसकी, टी की डायमेंशन 2 या टी की पावर 2, तो जब इसको अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये पावर हट जाती है और फिर आपका आ गया टी की डायमेंशन 1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है वो डायमेंशन है टी की डायमेंशन 1 और राइट हैंड साइड में जो आपका टर्म दिया गया है एक ही टर्म दिया गया है तो उसकी भी डायमेंशन क्या है, टी की डायमेंशन 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की डायमेंशन सेम है। राइट हैंड साइड में जितने टर्म दिए गए हैं उन सब की डायमेंशन सेम है, एक ऑफकोर्स इसमें एक ही टर्म दिया गया है, ठीक है। तो आपके लेकिन जो आपको बताया था कि इक्वेशन करेक्ट होने की कंडीशन क्या है कि राइट हैंड साइड में जो टर्म दिए गए हों वो हर एक टर्म की डायमेंशन सेम हो और लेफ्ट हैंड साइड की भी डायमेंशन की सेम हो, ठीक है। मतलब जैसे इसका M0L1T1 आया तो इधर जो हर एक टर्म है उसकी भी डायमेंशन यही आएगा M0L1T1 M0L1T1, तीसरे टर्म की भी M0L1T1, तब ये इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन हो वो राइट हैंड साइड के हर एक टर्म के डायमेंशन सेम हो। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो ही राइट हैंड साइड के हर एक टर्म, इसमें एक ही टर्म दिया गया है तो उसके सेम है, तो ये इक्वेशन आपकी कैसी हो गई, करेक्ट हो गई। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करके देखिए पहले। H इज इक्वल टू और ये है आपका आर पी जी अपॉन 2s कॉस थीटा। अभी हमें ये बताना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। और इसमें h आपकी हाइट है, r आपकी रेडियस है, p आपकी डेंसिटी है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही g है स्मॉल g, ठीक है। और s हो गया आपका सरफेस टेंशन, 2 तो आपका नंबर है और कॉस थीटा ये हो गया आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स की डायमेंशन और अपॉन लेंथ की डायमेंशन, ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो अब सबकी डायमेंशन आप अलग अलग निकाल लीजिएगा, ठीक। चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए आंसर, फिर बताते हैं। चलिए ठीक है, तो लगा लिया आपने, तो देखते हैं, ठीक। LHS में आपको दिया गया है H मतलब हाइट और हाइट होके सीधे सीधे L। चलो ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा हो गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में जो हमें टर्म दिया गया है, एक ही टर्म इसमें भी दिया गया है, तो चलो निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड की जब डायमेंशन निकालेंगे तो इसमें R है आपका रेडियस, ठीक है, तो रेडियस की डायमेंशन नहीं है। चलो तो P आपकी जो है, तो P है आपकी डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी की डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, ठीक, कि डेंसिटी में M की डायमेंशन 1, L की डायमेंशन -3 और T की डायमेंशन 0 है, तो लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है।
इसके बाद जी स्मॉल जी के हम लोग डायमेंशन से लिख देंगे। चलो लिख दिया। फिर हम लोग नीचे देखते हैं तो नीचे 2 हमारा नंबर है और सरफेस टेंशन जो है आपका, ठीक है, तो सरफेस टेंशन की हम लोग मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का होता है आपकी डायमेंशन एम की डायमेंशन 1, एल की डायमेंशन 1, टी की डायमेंशन -2 और इसके बाद नीचे लेंथ है तो लेंथ का सीधे सीधे एल, ठीक। तो हमारा ये हो गया। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी डायमेंशन क्या तो आपकी फाइनल डायमेंशन क्या बचेगी, एल की डायमेंशन -2 और एम की 0 हो जाएगी और टी की डायमेंशन 0। तो इसमें क्या आएगा, एल की डायमेंशन -2 और ये जो आपकी आर था और नीचे 2 जो नंबर था और ये कॉस थीटा, एंगल का मैंने बताया एंगल डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, एंगल्स डायमेंशन लेस होते हैं तो इसका भी डायमेंशन नहीं निकलेगा। तो ये आ गया हमारा एल की डायमेंशन -2 और लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा एल की डायमेंशन 1। तो अब बताइए, अब उसके लिए क्या था, इक्वेशन करेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन थी, इक्वेशन करेक्ट होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि राइट हैंड साइड में हर एक टर्म की डायमेंशन, ठीक, राइट हैंड साइड में हर एक टर्म की डायमेंशन, ठीक, हर एक टर्म की डायमेंशन लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड के डायमेंशन के सेम होगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी, तभी आपकी वो डायमेंशन तभी वो आपका डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होगी। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एल, और इधर राइट हैंड साइड में एल की डायमेंशन -2, तो ये इक्वेशन आपकी कैसी हो गई, रॉन्ग। लेकिन वही बात जो हमने आपको लिमिटेशन बताया था कि ये आपको ये डायमेंशनली तो बता सकता है कि हाँ ये करेक्ट है कि नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर आपका 2 की जगह मान लीजिए 2 की जगह आपका अगर ये 4 होता, ठीक है, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7, तो कोई भी अगर नंबर होता तो ये तब भी ये इस इक्वेशन को करेक्ट ही बताता, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनली सिर्फ बताता है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक। तो यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, इस वाली एप्लीकेशन की यही एक लिमिटेशन है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला लिमिटेशन। और आपको एक बात चलो अच्छा जब आएगा तभी आपको बता देंगे। तो ये था हमारा एक एप्लीकेशन हो गया। अब हम देखते हैं अगला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आगे टॉपिक बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इधर कहीं मोहल्ले में कोई प्रोग्राम का था या कुछ भागवत का हो रहा है प्रोग्राम, तो उसके कारण साउंड और इको प्रॉब्लम, इको काफ़ी ज़्यादा है इधर और काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को डिले करना मैंने ठीक नहीं समझा, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझता हूँ, और एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे अपना अगला एप्लीकेशन और डायमेंशनल एनालिसिस का अगला एप्लीकेशन। अभी हमने चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन हमने देख लिया है। अब हम अपना अगला एप्लीकेशन देखेंगे, डिराइविंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। इसका हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बस हमें ये पता हो कि वो जिसका हमें फार्मूला डिराइव करना है क्वांटिटी का, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, भले हमने उस फिजिकल क्वांटिटी का हमने कभी नाम ना सुना हो, कभी हमने उसको ना पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन बस हमें ये पता हो कि वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग बड़ी आसानी से उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला हम लोग उसका निकाल सकते हैं। बस हमें ये पता हो वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। इट्स अ मैजिक ना। तो देखते हैं कैसे कैसे ये मैजिक हम लोग करें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे आपको दे दिया गया कि फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है, ठीक। तो फोर्स का फार्मूला में डिराइव करना है और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पर, ठीक है, मास ऑफ अ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। तो अब हमें एफ का ही वही फार्मूला डिराइव करना है। चलो निकालना है तो निकालते हैं। तो ये देखो, अब हमने क्या लिखा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। अभी हमने ये पावर में x क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 आ सकती है। तो 1 आने का मतलब क्या है कि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। मान लो -1 भी आ सकती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है m के। 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, हो सकता है 0 आ जाए, तो हो सकता है प्रोपोर्शनल ही ना हो, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल ही नहीं है m के, ठीक। तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने m के लिए हमने x मान लिया और एक्सेलरेशन के लिए हमने y मान लिया। चलो ठीक। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन और फिर m की पावर x, तो फोर्स प्रोपोर्शनल a एक्सेलरेशन और y। चलो ठीक, एक्सेलरेशन की पावर y। तो अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो जब हमने इसको हटाया तो फोर्स इज इक्वल टू, और k को हमने वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया, फोर्स का डायमेंशन निकाला तो बाहर आया हमारा a की पावर y दिया, और ये k हमारा जो है ये कैसा, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, लेकिन एक्सेलरेशन डायमेंशनलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस होगा। अब हमने k माना है, इसको रख देना है, माना एक कैसे, तो वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा, जब इक्वल टू डायमेंशनलिटी का साइन हटता है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड मान लिया कि, और ये कैसा है, डायमेंशनलेस है, ठीक। चलो ठीक, m -2 और m की डायमेंशन क्या है, x है यहाँ पर, और LT-2 की डायमेंशन y है। अब ये देखिए m LT-2 हो गया हमारा इधर, और m की x और ये y को हम लोग अगर अंदर ले आए, ठीक, तो l की डायमेंशन y और T-2 की डायमेंशन भी y, ठीक। तो अब इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग, है ना, कंपेयर कर लेंगे।
चलो भाई कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो m1 है इधर और इधर क्या है mx, तो m डायमेंशन 1 इज इक्वल टू m की डायमेंशन x, ठीक। फिर ऐसे ही l को भी कंपेयर कर लेंगे हम लोग, l1 इज इक्वल टू l बाई t-2 और t-2y। चलो ठीक, इनको जब हमने कंपेयर कर लिया तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पर देखो x, यहाँ पर 1, y की 1, ठीक। y की हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चाहे जिससे निकालने पर इससे सीधे सीधे निकल रही है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक। तो इसकी क्या हो जाएगी -2 मतलब हो गया t1 और t1 इज इक्वल टू ty, और तो हमारा y इज इक्वल टू 1, दोनों इससे वही वैल्यू आएगी y की, इससे भी और इससे भी, तो y आ गया हमारा 1 और x भी आ गया हमारा 1। बस यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना था कि जो हमने सबकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल टू में रख देना है, मतलब लेफ्ट हैंड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन में जब इसमें रख देंगे तो हमारा कंपेयर करने के बाद x और y या जो भी है x y z, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन रखने हैं, ठीक है, बराबर में रखने हैं। तो चलो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब ये बताइए, ये हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ था, बस सीधे सीधे इसी में हम लोग x और y की वैल्यू हम लोग उतार देंगे। तो अब f इज इक्वल टू k हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, डायमेंशनलेस था, कैसा था, डायमेंशनलेस था, और m की x था, तो x का वैल्यू क्या आ गई 1 और a की 1 आ गई। चलो y की जगह हमारी क्या आ गई 1, तो f इज इक्वल टू k और m a, ठीक, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया। और फिर इसके बाद बस हम लोग इसके आगे इस मेथड से नहीं निकाल सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसके भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक, यही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो k है ना, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई और इसके बाद फिर फॉर्मूला दे दिया गया f इज इक्वल टू m, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, आप इस मेथड से k की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आपको इस मेथड में यही आंसर करके छोड़ देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। और यही इस मेथड की लिमिटेशन भी है क्या, कि इसमें आपको जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो हम लोग नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है, इसलिए इसकी यही एक लिमिटेशन है कि हम लोग कांस्टेंट की वो नहीं निकाल सकते। चलो ठीक, तो इस तरह से आपका होगा। बस मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है उसको किसके बराबर रख देना है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन, दोनों बराबर होंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होंगे। तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये है कि आपका टाइम पीरियड टी है सिंबल पेंडुलम का, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब। बॉब वो जो होता है, लटकता है, जो राउंड इधर उधर घूमता है। ये पेंडुलम आप सबने देखा है ना, ये एक थ्रेड होता है और थ्रेड के नीचे एक बॉल उससे अटैच होती है, और इसको जब स्विंग किया जाता है तो ऐसे ऐसे ये जो मूवमेंट होता है इसका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ये ऐसे मूव करता है। ये जो है ना, ये एक थ्रेड और नीचे एक बॉल होती है, आयरन की या किसी मेटल की होती है, ठीक है, भारी बॉल होती है छोटी सी। तो ये था हमारा पेंडुलम। तो ठीक, पेंडुलम में आपकी जो टाइम पीरियड इसमें आपको निकालना है, ठीक। और इसका क्या है, आपको ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको ये दिया गया लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब। बॉब यही जो नीचे बॉल थी ना, थ्रेड से जो बॉल अटैच थी, तो इसी को बोलते हैं बॉब। तो ये बॉब मास के इसमें बॉब का जितना मास होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक। इन तीन चीज़ों पर हमारी जो टाइम पीरियड है और सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा है। तो हमें टाइम के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम, ठीक। तो इसके लिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टी प्रोपोर्शनल टू एल है ना, टी प्रोपोर्शनल टू एम की पावर वाई, टी प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, एक मिनट, ठीक है, टी प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, टी प्रोपोर्शनल एम की पावर वाई, टी प्रोपोर्शनल जी की पावर जेड। अब हमने इसको एक्स वाई जेड क्यों माना, सेम वही बात कि एक्स की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब 1 भी आ सकती है, -1 आ सकती है, 2 कोई भी वैल्यू आ सकती है सॉल्व करने के बाद। 1 आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम आपका लेंथ के एल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। -1 आएगा इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है 0 आ जाए, मतलब प्रोपोर्शनल ही नहीं है, टाइम इस पर बेस ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसलिए हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड मान लिया, जो भी आएगा वो सॉल्व करने के बाद आएगा, है ना। चलो ठीक, तो ये जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है, और उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। तो और इसकी खासियत क्या है, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए इसमें। तो हमने टी और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाया, तो एक कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस, वो डायमेंशनलेस होगा। तो फिर हमने इसको इक्वल टू में लिख दिया।
टी इज इक्वल टू के जो हमने लेट किया है वो अपना कांस्टेंट, और एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई, जी की पावर जेड। ठीक, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन करके लिखना है इसमें, है ना। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इस तरह से इस एक्सप्रेशन में हमें लिखना है। तो फिर हमने लिख लिया। टाइम के लिए डायमेंशन क्या होगी, टी की डायमेंशन 1, एम 0 है और एल भी 0 है, तो चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से। ठीक, तो और इसके बाद राइट हैंड साइड से में जो हमारी डायमेंशंस हैं, तो एल की डायमेंशन 1, एम की डायमेंशन एल की डायमेंशन एक्स, एम की डायमेंशन वाई, और जो हमारा ये ग्रेविटी है स्मॉल जी, तो उसकी डायमेंशन भी हम लोग डायमेंशंस हम लोग निकाल चुके हैं, एल की -2, और इसकी बाहर क्या है जेड। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद इक्वल टू में रखा तो हमारा ये आ गया क्या, m0, l की डायमेंशन 0 की, t की डायमेंशन 1, ये लेफ्ट हैंड साइड की हो गई, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई, m की डायमेंशन y, l की डायमेंशन x+2। ठीक है, और ये आपकी देखो एक एल आपका यहाँ है और एक एल आपका यहाँ है, तो एल इधर इधर की डायमेंशन क्या है, एल की डायमेंशन एक्स है, और यहाँ पर एल की डायमेंशन 2 है, 2 अंदर आएगा तो एक बार एल के साथ और एक बार टी माइनस के साथ, है ना। ये आपका जो जेड है, ठीक, ये आपका जेड है ना, जो हमने यहाँ पर लेट किया था, ठीक, जी की वो जेड। ठीक, तो यही आपका जेड है। तो ये जो आपका एल के साथ एक्स, ठीक, एल के साथ एक्स, और इधर ये, ठीक, सीधे सीधे देखो, एक एल आपका ये है और इसकी डायमेंशन क्या है एक्स, और एक एल ये है, तो 2 को हम लोग अंदर नहीं ला रहे हैं। ठीक, तो एल की डायमेंशन 1 मान लेंगे, तो इधर हो जाएगा एल, और एल की डायमेंशन आप कितनी हो गई 2, तो एल की डायमेंशन x+2, और इधर टी था हमारा t-2, और इसके साथ हो गया जेड, तो t और इसकी डायमेंशन -2z। और इसको जब कंपेयर किया तो m0 इज इक्वल टू एम वाई, एल को एल के साथ कंपेयर किया तो एल की डायमेंशन 0 इज इक्वल टू एल की डायमेंशन x+2, और टी को जब इसके साथ कंपेरिजन किया तो टी की डायमेंशन 1 इज इक्वल टू टी की डायमेंशन -2z। तो कंपेयर करके हमने y की वैल्यू, z की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक, x, y और z की वैल्यू आ गई, और जब इसको हम लोगों ने इसमें रख दिया, ठीक, इसको हमने इसमें जब रख दिया तो t इज इक्वल टू ये है ना, इसमें हम लोगों ने यही x, y, z, इसमें आपका l की पावर x, m की पावर y और z था, तो अब इसकी आपकी वैल्यू आ चुकी है x, y, z की, तो वो हम लोग इसमें रख देंगे। तो t इज इक्वल टू k डायमेंशन, l की डायमेंशन 1/2, y की पावर 0 या डायमेंशन y आपका 0, इसके बाद तो z, ठीक, z की डायमेंशन माइनस, ये एक मिनट, ये आपका थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक, चलो ये आपका ऐसे हो जाएगा, टी है, ठीक, इज इक्वल टू, इसके बाद के है तो के हम लोग लिख देंगे एल की डायमेंशन एक्स लिखी है तो एल, और इसकी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, तो ठीक, एल की डायमेंशन 1/2। ठीक, इसके बाद हमारा क्या हो गया एम की डायमेंशन वाई की वैल्यू हमारी क्या है 0, मतलब एम की डायमेंशन 0 है। इसके बाद जी की पावर जेड, मतलब जेड की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक, तो ये हमारी -1/2 है आपकी जेड की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। इसके बाद जब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू के और √l/g। ठीक, l/g, क्यों, l की पावर 1, l की डायमेंशन 1/2 है, और जो आपका g है तो उसकी डायमेंशन आपकी -1/2 है ना, g की डायमेंशन -1/2 है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यही आपका फार्मूला है। आप चाहे इसको ये आंसर मान लें। ठीक, और इसके बाद एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेरिमेंटली फिर बाद में इसमें के की वैल्यू निकाली गई, तब आपकी के की वैल्यू आई 2π। ठीक, एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, इस मेथड से के की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, यही इसका लिमिटेशन भी है ना। तो एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू क्या है 2π, तो ये फार्मूला है आपका t इज इक्वल टू 2π और √l/g, ये आपका जो फार्मूला है जो आप लोग यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन में आप यहीं तक लिख देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, तब आई है के 2π, और फार्मूला t इज इक्वल टू 2π √l/g, जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमको फार्मूला दे दिया गया है। ठीक, अब इसकी इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, पहली बात तो ये कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस। ठीक, वो डायमेंशनलेस है। ठीक, तो जी कांस्टेंट है, ठीक, चलो ठीक। देखो लिमिटेशंस, अभी तक जो हम एक लिमिटेशन हमें पता था वो क्या कि हम लोग कि इसमें जो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मानते हैं तो ये डायमेंशनलेस होता है, तो हम लोग इस मेथड से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है इसकी वैल्यू। ठीक, इस मेथड से नहीं निकाली जा सकती है। ठीक, एक हमको लिमिटेशन वो पता चल गया। अब हम लोग वो लिमिटेशन देख रहे हैं जिनमें अगर ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है, अगर ये कंडीशन होगी, ये कंडीशंस होंगी, जो ये कंडीशंस लिखी हैं, तो आपका ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक, तो कौन कौन सी हैं, अगर आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है तो आपका ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आपका जो कैपिटल जी और m1 m2 पाई आर स्क्वायर, ये जो आपका फार्मूला होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो जी होता है, ये जो जी कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन भी है इसकी, और ये इसकी कैपिटल जी की
डायमेंशन हम निकाल चुके हैं ना, इसके शायद पहले वाले पार्ट में निकाला है, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में। तो उसमें हमने कैपिटल जी की डायमेंशन जब पढ़ा था तो कैपिटल जी की हमने डायमेंशन निकाली थी। और इसमें जो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं G m1 m2/r², तो इसमें जी हमारा कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन है, ठीक। तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जी की खुद की एक यूनिट है, जी की खुद एक यूनिट है, जी कैपिटल जी खुद एक यूनिट है, इसलिए ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर हम के मान रहे थे, तो यहाँ पर कैपिटल जी अगर है, ठीक, और वो डायमेंशनलेस नहीं है, ठीक, क्यों? और वो खुद एक यूनिट है, तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। और देखते हैं दूसरा, इफ़ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन एंगल। फिर वही बात, एंगल पे अगर एक्सप्रेशन डिपेंड कर रही है तो उसको भी हम लोग उस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एंगल जो है वो डायमेंशनलेस होता है, इसलिए, ठीक है। जैसे आपका एक ये है r=p/q cos थीटा, तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस मेथड से आप इसको नहीं डिराइव कर सकते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि एंगल जो cos थीटा ये आपका डायमेंशनलेस है, इसलिए, ठीक। और अगर आपका एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स e⁻, मतलब अगर वो आपका रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक, जैसे q=q0e-m, ठीक, तो ये आपका रियल नंबर देगा, ठीक है, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए ये मेथड इसमें भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आपकी इस मेथड को लगने के लिए पहली बात तो डायमेंशन वाली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जिनकी डायमेंशन हो, और जो हमारा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम लोग लाते हैं वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन जब होंगी, ये कंडीशन जब होंगी, तब ये मेथड अप्लाई होगा, यही इसकी लिमिटेशंस और हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार लगा लीजिएगा, ठीक। और इसमें आपको इस मेथड में ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही ध्यान देना है कि ये कौन किसके प्रोपोर्शनल हैं, कितने प्रोपोर्शनल है, बस XYZ मान लेना है, जितनी क्वांटिटी तक दिया गया है तो कुछ रिलेट कर लेना है उसकी पावर में। उसके बाद एक हमें डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए? डायमेंशनलेस होना चाहिए। और इसके बाद बस हमें डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS इस फॉर्म में रख देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर कर देना है। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, पावर को अंदर ला के या एल को एल के साथ एडजस्ट करके जब हम लोग प्योर MLT के टर्म्स में ले आएंगे, तो इधर हमारा कुछ MLT का निकलेगा और इधर भी हमारा MLT के टर्म्स में जो भी पावर निकलती है। फिर जब इसको कंपेयर करेंगे M को M के साथ, L के साथ, T के साथ, तो हमारी XYZ जो भी पावर हमारी दी गई होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसको वापस से हम लोग इसी इक्वेशन में इसी वाले में रख देंगे, तो हमारा वही फार्मूला बस डिराइव हो जाएगा। उसको थोड़ा सिंपल करना होता है सिंपल कर लेंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली गई है, आपको समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन आपको पेपर में नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर यहीं तक सही होगा, बस। और लिमिटेशंस आपको सारी बता दी हैं, इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, कब नहीं लगेगा, और इसमें लिमिटेशन क्या है। चलो ठीक, अब हम लोग का एक मेथड जो बचा है तो उसमें थोड़ा तो, और ये रहा आपका लास्ट एप्लीकेशन, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट एप्लीकेशन। तो इसमें हम लोग यूनिट्स को एक इससे सिस्टम से दूसरे इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बस एक चीज़ ये याद रखनी है, हमने आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था Q=NU, ठीक। जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं आपकी यूनिट घटती है, जैसे जैसे हम यूनिट को बढ़ाते हैं आपका मैग्नीट्यूड घटता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो हमने आपको ये पहले ही बता रखा है कि Q=NU होता है। तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, जैसे आपका नंबर आपका बढ़ा तो यूनिट छोटी हो गई, तो इसको हमने अगर N1 मान लिया, इसको U1 मान लिया, तो ये हमारा N2 हो जाएगा, ये हमारा U2 हो जाएगा। बस इसी रिलेशन का हमको यूज़ करना है, N1U1 = N2U2, इस रिलेशन का हमें यूज़ करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन के टर्म्स में हमें चेंज करना है। देखो, इसमें हमें यूनिट पता है, मतलब हमें यूनिट पता है, और इसमें भी हमें यूनिट पता है। अब हमें ये तो पता होगा कि इससे छोटी यूनिट है, ठीक। और ये हमारा 1, इधर हमें क्या पता है, इधर हमें N1 मतलब मैग्नीट्यूड भी पता है, और इधर यूनिट भी पता है। और इधर हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, इधर हमें यूनिट पता है। तो इधर हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में N2 निकालना है, ठीक, कि कितने डाइन होगा ये, ठीक। चलो N2 निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड U2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। तो ये हमारा 1 न्यूटन SI यूनिट के टर्म्स में, SI यूनिट, तो 1 न्यूटन में पहली बात तो 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। और डाइन क्या होता है हमारा, डाइन होता है हमारा ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। और फिर इनकी डायमेंशन निकाल ली हमने ऊपर ही यहीं पर। चलो ठीक, डायमेंशन निकाल ली। फिर इन दोनों को इधर निकाल लिया कि इसमें M1 क्या है, ठीक, M1 क्या है हमारा, M क्या है, L क्या है हमारा, और T क्या है। जो भी हो, आपको अगर टेम्परेचर दिया गया है, K भी साथ में दिया गया है, या किसी इसमें K यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर MLT और इसके बाद K की भी लिख देंगे जो होगा, ठीक। लेकिन इसमें तो हमें K दिया नहीं गया है, तो इसको हम लोग K में नहीं लिखेंगे।
चलो ठीक, एम एल टी में तो m1 हमारा क्या हो गया kg, l हमारा l किसके टर्म्स में है, m के टर्म्स में, और टाइम हमारा सेकंड के टर्म्स में, जिसके टर्म्स में हमने लिख दिया mlt। फिर इधर हमारा m, ठीक, m2 हमारा, m2 अब इधर m1 मान चुके हैं ना हम लोग, तो इधर क्या मानेंगे m2 हमारा ग्राम के टर्म्स में है, l2 हमारा सेंटीमीटर के टर्म्स में, और टाइम हमारा सेकंड के टर्म्स में है, बस इसको लिख लिया। और n1 हमारा इधर 1 दिया गया है, n2 हमें फाइंड करना है, और u1 की डायमेंशन हम लोग ये निकाल चुके हैं, और u2 की डायमेंशन हम लोग ये निकाल चुके हैं। यहाँ u2 की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे u2 की डायमेंशंस रखनी है, ठीक है। यहाँ पर हम kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी डायमेंशंस रख रहे हैं, बस इतना याद रखना आप लोग, ठीक। चलो इसके बाद देखो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसी रिलेशन में हमें इसको रख देना है। चलो रख दिया। पहले इसको डायरेक्टली रिलेशन में रखने के बजाय इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें। कैसे, n1 u1 में हमें n2 निकालना है, तो n2 को इधर ओके रखें, u2 हम डिवाइड में भेज दें, तो और इसके बाद फिर जब डिवाइड में भेजेंगे तो u1 के नीचे u2 को रख दें, है ना, u1 के नीचे u2 को रख दें, n को इधर अलग से मल्टीप्लाई में रखें, और इधर हमारा n2 तो हमारा हमें निकालना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है ये, ठीक, ये इस तरह से लिख दिया हमने। इसके बाद n2 इज इक्वल टू n1 और u1 अपॉन u2। अब u1 में हमारे क्या क्या है, m है, l है, t है, और इधर u2 में हमारा क्या है, m है, l है, t है। तो तीनों को एक दूसरे के डिवाइड में रख दें, m को m के नीचे रख दें, m1 के नीचे m2 रख दें, l1 के नीचे l2 रख दें, t1 के नीचे t2 रख दें। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और जो जिसकी पावर है उतनी पावर लगा दें, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे। चलो अब सबकी वैल्यू रख दो, जिसकी वैल्यू है, वैल्यू हम लोग यहीं पर लिख चुके हैं। m1 की वैल्यू क्या है, l1 की, t1 की क्या है, m2 और l2 और t2 के किसके टर्म्स में है, चलो यहाँ पर रख देंगे, और जो जिसकी पावर में लिखा हुआ है वो लिख देंगे। अब n2 इज इक्वल टू, इसको यूनिट्स हमने लिख लिया, जो जितना है, m1 हमारा 1 kg है, ठीक, kg है, और नीचे हमारा ग्राम है, इधर हमारा l1 हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक, मीटर सेंटीमीटर, ये आपका गलत लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक, ये आपका बीच वाला गलत लिखा हुआ है आपका, ये आपका है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक, ये आपका मीटर अपॉन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ था। इसके बाद n2 को हमने इधर रखा। इसके बाद देखो 1 इंटू, अब ये जो हमारा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं हमको पता है, kg को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम। तो ऊपर भी ग्राम हो गया, नीचे भी ग्राम हो गया, तो हमारी यूनिट कट गई। अब ऐसा ही हम लोग इधर भी करेंगे, इधर हम था हमारा मीटर ऊपर और नीचे था हमारा सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻² या 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अब ऊपर भी क्या हो गया, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कट गया, ये देखो इस जगह, है ना, 100 बचा और सेंटीमीटर कट गया। और इधर भी हमारा, इधर तो हमारा सेकंड के टर्म्स में था, दोनों इधर, तो सेकंड के टर्म्स में था, सेकंड ऊपर ही कट गया था, सिर्फ बचा था 1 की, जहाँ जब ये कट गया तो यहाँ बचा सिर्फ 1 और 1 की पावर -2 और -2, 1 की पावर -2 मतलब -2 नीचे गया तो कितना हो गया, 1/2। अब देखो इधर बचा 1000, इधर बचा 100 और इधर बचा 1/2, ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं, पावर में लिखा है तो 10⁻3, 10⁻2 मतलब तो वही है 100, ठीक। और इधर 1 की पावर -2 या 0.5। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने टाइम्स में बदला है, मतलब n2 हमारा, ये आपका 10⁻3, 10⁻2 मतलब 10⁻5 और मल्टीप्लाई बाई 0.5। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो आपका n2 आएगा, बस आपका n2 ही तो हमें निकालना था। यहाँ पर हमें ये पता था इधर कितना है, इधर n1 1 है और u1 क्या है, न्यूटन है, तो इधर हमें n2 निकालना है, n2 हमें पता नहीं है और u2 हमें डाइन दिया गया है। तो बस इसी रिलेशन का पूरे में यूज़ है, n2 निकालना था, तो किस तरह से निकालना है ये आप लोग देख लीजिएगा। बस इतना है, काफ़ी इजी है ये भी हमारा ये वाला एप्लीकेशन, ठीक। तो बस हमारे एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस के यही 3 एप्लीकेशन हमें दिए गए हैं, और हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ख़त्म हो गया, ठीक। चलो अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। धन्यवाद।